जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल 360 विद ऋषभ में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली क्लासों में आपको कहा था कि जल्दी हम एक पार्ट 2 के बारे में जीएस टेस्ट सीरीज टेस्ट संख्या 10 के पार्ट 2 के बारे में आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज हम जीएस टेस्ट सीरीज पर पार्ट 2 को लेके आपके सामने आए हैं। दोस्तों, यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारा पहला वीडियो जीएस पार्ट जीएस टेस्ट संख्या 10 का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले टेस्ट का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि वो ये आगे पोर्शन का विस्तार है। अगले वीडियो में मैंने आपके साथ 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कशन के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पूछा है कि चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिए, तो आप विचार करने लगते हैं। नंबर 1 पहला कथन है कि चावल चावल की चावल की कृषि विश्व में, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, देखिए पहले समझ रहे हैं कि कौन है इसमें। केवल 1, केवल 2, केवल 3 वाला कथन है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा कथन सही है। चावल की कृषि विश्व में लगभग में 45% उत्तर से 45% दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन क्या है, भारत में आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में प्रतिवर्ष चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। ये ये एकदम सही नहीं है। भारत में आंध्र प्रदेश में नहीं है ये बल्कि पश्चिम बंगाल साइड में जो है भारत में मतलब आंध्र की भी बोई जाती हैं। असम और पश्चिम बंगाल में भारत की चावल की 3 फसलें बोई जाती है, जबकि इसमें दिया है कि आंध्र प्रदेश और गुजरात, जो कि सही नहीं है। ये इसमें से वो शरद ऋतु में अमन शीतकालीन तथा बोरो ग्रीष्मकालीन प्रमुख है। चावल की फसल के लिए औसत वर्षित तापमान, चावल के लिए चिकनी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कि एकदम सही है। चावल की फसल के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तथा औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41, जिसका विकल्प संख्या डी सही है। इसका विकल्प संख्या डी सही है। चलिए आगे चलते हैं 42वें अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया है जहाज निर्माण कारखाने, उसका केंद्र। अगर इसमें केंद्र के बारे में ये दिया है, जहाज निर्माण के कारखाने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन मतलब एक केरल के कोच्चि में है। पहले का चौथा किसमें विकल्प है। यदि आप एक ही विकल्प एलिमिनेट कर लिए तो आपका देखिए कूट वाला सही हो गया। पहले चौथा मतलब 42 का विकल्प संख्या बी सही होगा। 42 का विकल्प संख्या बी सही होगा। अब अगला पढ़ने की जरूरत नहीं, चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। हुगली डॉकयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है। आप समझ गए होंगे, मझगांव मुंबई, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हुगली डॉकयार्ड लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आप जानते हैं ग्रेनाइट, डोलोराइट, पेगमेराइट, बेसाल्ट, ये सब जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, जो कि आंतरिक चट्टानें हैं, जबकि बेसाल्ट जो है बाह्य चट्टानों के उदाहरण है। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक एवं पश्चिमा पवनी कोरियालिस बल से प्रभावित होती है, जो कि एकदम सही बात है। स्थानीय पवनों को एक निश्चित दिशा होती है, ये स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा होती है, जबकि ये गलत बात है। स्थानीय पवनों की कोई दिशा निश्चित नहीं होती, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में चलती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का कथन है, इस क्वेश्चन का जो है कथन एक संख्या सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इटली का एटना ज्वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, इटली का एटना ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि एकदम गलत बात है। इटली के एटना ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली का विसुविस ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो कि एकदम सही बात है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी का। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये भी एकदम सही बात है। इस प्रकार इसका कथन संख्या भी सही है। इस प्रकार इसका कथन संख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाल प्रकृति
प्रवृत्ति की प्रकृति अम्लीय होती है, जो कि एकदम सही बात है। सीमा परत की प्रकृति क्षारीय होती है, एकदम सही बात है। इस प्रकार 46 का क्वेश्चन 46 के क्वेश्चन से आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी हिंद प्रशांत में ग्रीष्मकाल के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा का प्रवाह होता है, ये एकदम सही बात है। उत्तरी पश्चिमी हिंद सागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा प्रवाहित होती है, ये भी एकदम सही बात है। इस प्रकार इसका दोनों कथन संख्या ए सी सही है, 47 को सी, मतलब कथन संख्या दोनों सही है। अब आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जल संधियाँ दिया उसका उपनाम। जिब्राल्टर आप देखेंगे कि वो असंगत है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। जिब्राल्टर जल देखिए, जिब्राल्टर जल संधि का भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो कि एकदम सही है। जी, बाब अल मंडेव को आंसुओं का द्वार कहा जाता है, जो कि एकदम सही है। डोवर जल संधि को जो है डोवर जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, जो कि गलत बात है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती, जो कि एकदम सही बात है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का विकल्प संख्या सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले देख लेते हैं इसमें किस टाइप वाला क्वेश्चन है। ये मतलब कि कूट वाला क्वेश्चन है, केवल 2 वाला है, कूट वाला नहीं है। ब्लू नील और श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान देश के खार्तूम स्थान पर होता है, जो कि एकदम सही बात है। और नीको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो कि एकदम सही बात है। वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती, जो कि गलत बात है। इस प्रकार इसका क्वेश्चन का विकल्प संख्या सी सही एकदम है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है, लेकिन न कि भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ भूमध्य सागर दिया है, जो कि विकल्प संख्या सी सही है। विकल्प संख्या सी सही है। अगला 50वां अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और एवं व चंद्रमा की स्थिति समकोण पर होती है जब पृथ्वी की निम्न ज्वार आते हैं। नहीं, ये क्या कहते हैं, कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोण पर होती है जब पृथ्वी पर समकोण पर होती है जब सूर्य, यहाँ पर देखिए स्थिति सूर्य व चंद्रमा की दिया है कि समकोण पर होती है तो पृथ्वी और निम्न ज्वार आते हैं, तो एकदम सही बात है। अगला है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं, क्योंकि एकदम सही। इस प्रकार इसका कथन संख्या सी सही है, जो कि एक और दोनों सही है। अगला है, अध्यादेश जारी करने की अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। यह अधिकार एक विधायी अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक व्यक्तिगत अधिकार नहीं, ये एक विधायी अधिकार है। विपक्ष का नेता को 1969 में विपक्ष के नेता, अगला क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता को वर्ष 1969 में पहली बार मान्यता मिली, एकदम सही बात है। वर्ष 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई। इसका कौन सा कथन सही है। इसका कथन संख्या सी सही है, 1 और 3 दोनों सही है। 53वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का एक एकाधिकार शक्ति के अंतर आता है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति नहीं, विधान परिषद की समाप्ति राज्य ये केंद्र करता है, राज्य नहीं कर सकते। आकस्मिक रिक्ति पर राज्यसभा की बात किया है। आकस्मिक रिक्ति में भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी सही नहीं है। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये एकदम सही है। इसका विकल्प संख्या सी सही है। प्रधानमंत्री व मंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्ति के संबंध में जो है राज्यसभा का हाथ इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो है मुख्यमंत्री एक संचार का काम करता है।
ये सही, एकदम सही है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ये भी सही बात है। ये कथन और कारण दोनों है, कथन और कारण की व्याख्या भी कर रहा है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है 62 वर्ष के लिए बने रहते हैं। यहाँ दोनों बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं? लोकसभा के मनोनीत सदस्य। देखिए, मनोनीत सदस्य लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, कहीं का भाग नहीं लेते। पहला गलत हो गया। देखिए, पहला गलत हो गया तो 2 वोट एलिमिनेट हो गए, ए और सी तो नहीं होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये 2 सही है। 2 सही है तो फिर अगला है 2-3 दोनों में सही है, तो मतलब 3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। 2-3-4 विकल्प संख्या डी सही विकल्प है इसका। 57 का देखेंगे, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह मूल कर्तव्य अपने क्रम में वरीयता के स्थान पर कौन सा स्थान रखता है? तो ये तीसरा स्थान रखता है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। संघीय, यहाँ पर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि संघ से क्या तात्पर्य। संघीय मतलब एक से अधिक स्तर की सरकारें। तो यहाँ संघीय विशेषता है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें ये कूट वाला है। इसमें जो है संघीय विशेषता में इसमें कूट वाला दिया गया है। देखिए, अब इसमें क्या-क्या दिया है? सशक्त केंद्र नहीं, सशक्त केंद्र संघीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं, एक एकात्म व्यवस्था का उदाहरण है। संविधान की सर्वोच्चता, ये सही है। राज्यपाल की नियुक्ति ये नहीं है। लिखित संविधान ये है। शक्तियों का विभाजन ये भी है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या 20 सही है। देश उसका स्रोत क्या-क्या कहाँ-कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, डी का तीसरा एक ही विकल्प में है, इस प्रकार विकल्प बी संख्या सही है। और अब इसी से मिला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का डी का तीसरा हो जाएगा। सी का चौथा हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र, अवशिष्ट विषय केंद्र के रूप में प्रदान किया गया, कनाडा से लिया गया है। डी का पहला, आयरलैंड से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं, गलत बात है। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही पेश किया जाता है, ये भी गलत बात है। इस प्रकार कथन डी संख्या इसका चाहिए, 60 का डी, न तो 1 न तो 2। स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के विषय पर शीघ्र कार्यवाही के लिए संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इसमें किसी भी सदन के सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो ये रहा कुछ इसका व्याख्या। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जा सकता है। ये ठीक बात है। राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता नहीं। राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक का प्रयोग के संबंध में किसी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कौन सा कथन सही? केवल एक। 62वां है। अगला, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद को सुझाव पर राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। नहीं, 44वां नहीं बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बनाया गया था। एक ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य हो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह सदन के दोनों सदनों में मतदान करता नहीं। ये भी गलत बात है। दोनों सदनों नहीं, जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में मतदान कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों को आवंटन करता है और कार्य संचालन के लिए राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाता है। नहीं, ये गलत बात है। राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। अब अगला है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कोलिजियम व्यवस्था के अनुसार करता है। ये सही, एकदम सही बात है। कोलिजियम राष्ट्रपति जो है
की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के अनुरूप ही किया जाता है। इस प्रकार इसका कथन केवल 2 हो सही होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिकरण शब्द जोड़ा गया? अधिकरण शब्द से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अधिकरण शब्द निम्नलिखित में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के आधार को हटा दिया गया। यहाँ पर आपको 42वां और इसे जाकर जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 301 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, कुछ समितियां दिया है और उसके अध्यक्ष को पूछ रहा है। कार्य संचालन समिति, देखिए कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष जो है के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति मिला है के.एम. मुंशी। एक तीसरा सिर्फ एक विकल्प में, विकल्प संख्या डी चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्त मुख्य प्रांतों का समिति पट्टाभी सीतारामैया। क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये कुछ समितियां नहीं, उसके अध्यक्ष। तो आपको यहाँ कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया था? तो इसका भी है पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत की पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने वन्य जीव विज्ञानियों को पूर्णिमा देवी को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव में किए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को एंटरप्रेन्योरियल विजन ऑफ द श्रेणी में यूएनडीपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्या है, किस देश के संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता का हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या भी ऑस्ट्रेलिया। भारत ने मुक्त व्यापार समझौता जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला है 69 में क्या है, 69 में आप देखेंगे भारत 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता कर रहा है, जो कि एकदम सही बात है। GPAI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग को सपोर्ट करने और मानव केंद्रित विकास की पहल को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया था। ये भी सही है, जब इसका कथन तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 50वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुआ था। 25वां ई गवर्नेंस सम्मेलन का विषय था नागरिक उद्योगों और सरकार के बीच करीबी रहना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 24वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया था। यहाँ पर 25वां पूछ रहा है तो श्रीनगर, 24वां पूछ दे यदि आपको तो वो हैदराबाद में। ठीक, यहाँ स्पष्ट होना है ना, 25वां की बात हम कर रहे हैं। तो हाल ही में मुंबई में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित किया गया था। इसका विकल्प संख्या 1 है, मतलब इसका विकल्प संख्या 2 सही है, जो कि एक पहला एकदम गलत है। ये नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन भारतीय नौसेना का ज्ञान भागीदार और संवाद का आयोजक है, जो कि एकदम सही है। केवल 2 सही है इस कथन का। अगला है अनवर इब्राहिम ने किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो वो है मलेशिया के। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया की जो है शपथ ली है। किसने खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, विनीत कुमार ने। ऐसे क्वेश्चनों में डिस्कशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो जो एकदम फैक्चुअल है उसमें हम ज़्यादा रोक नहीं रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में आप उससे मोटा मोटा चर्चा करते हुए निकल जा रहे हैं। जहाँ पर रुकने के लिए है वहाँ पर हम एकदम समय दे रहे हैं आपको। अगला है 74वां क्वेश्चन। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबारी होदी शिल्प को GI टैग प्रदान किया, जो कि एकदम सही बात है।
होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है, ये भी एकदम सही बात है। इस प्रकार 74 का क्वेश्चन संख्या डी सही बात है, एकदम डी है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहाँ पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? तो आप इसका उत्तर सी हो जाएगा, कतर में। किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं को टीका आपूर्ति की है? ड्रोन के जरिए पशुओं को टीका आपूर्ति करने वाला देश का मतलब राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये एकदम फैक्चुअल प्रकार के प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चनों पे हम ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं, सिर्फ वो आपको बताते हुए निकल जा रहे हैं। ठीक, 77वां क्वेश्चन देखेंगे सी इसका। भारत सरकार के पर्यावरण वन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन विश्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मिस्र में एक आवर लाइफ टाइम अभियान का शुरू किया गया है, जो कि एकदम सही बात है। इसका उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली की का वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। हाल ही में देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश में G20 राष्ट्रीय का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 78 का ए, 20वां पूछ रहा है। अब 23वां भी G20 की राष्ट्राध्यक्षों का जो आयोजित किया था वो इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया की बाली में। किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य का 17वां अभ्यारण्य है? तो इसका डी हो जाएगा तमिलनाडु। कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, किसने की है? तो इसका होगा सशस्त्र कमल अंचता ने को घोषणा की है। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के शुभंकर शेर और शेरनी है, जबकि एकदम गलत है। PV सिंधु ओलंपिक 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक का शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया है, शेर और शेरनी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान का लॉन्च किया था, तो ये भी एकदम सही बात है। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में लॉन्च किया गया था। 82वां क्वेश्चन है। हाल ही में डॉक्टर माधव हाल्टा को वर्ष 2022 में बिहारी पुरस्कार प्रदान किया, जो कि एकदम सही बात है। बिहारी पुरस्कार 1994 के वेडा फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, ये भी सही बात है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या सी सही है, जो कि 1 और 2 दोनों के लिए है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने 17वें प्रवासी सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? 83वां का सी है, जो कि गुयाना के मुख्य राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने द्वारा प्रो रतन लाल को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया, जो कि गलत बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक एक्सीलेंस के जरिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DN व मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरपर्सन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ दिया था रतन लाल को, जबकि रतन लाल को नहीं, इसमें प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान देने वाले के लिए यह अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से इसी साल शुरू किया गया था, ये जो कि दो सही है। डॉक्टर अरोड़ा को इसके पहले 2021 में भारत सरकार के सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट की ओर से सरकार को द्वारा राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 60 से ज़्यादा किताबों के लेखक और संपादक प्रोफेसर अरोड़ा को IITA को पाल एप्पल वी अवार्ड भी मिल चुका है। ये रही कुछ व्याख्या उसके बारे में। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या 20 सही है, केवल 2। हाल ही में 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जी, शारजाह में किया गया।
भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेले के 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग ले रहा है। शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित 12वीं दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 2 नवंबर से 13 नवंबर 2022 के दौरान संयुक्त राज्य अमीरात के में संयुक्त यूएई के शारजाह में स्थित एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। मतलब कहाँ हुआ था, तो ये क्या शारजाह जो कि यूएई में पड़ता है। मेले की इस वर्ष की थीम थी स्प्रेड द वर्ड है। इस मेले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रकाशन विभाग की पुस्तकों में रुचि रखने वाले उत्साही लोगों के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास पर विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। अगला है 86 क्वेश्चन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया था? तो एडवर्ड एम कैनेडी को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति योगदान देने के लिए ढाका के पूर्व अमेरिकी सीनेट एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया था। यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम फ्रेड कैनेडी जूनियर को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एडवर्ड कैनेडी सीनियर का योगदान को आभार के साथ याद किया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की थी। इस तरह के विकल्प संख्या सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भारतीय केंद्रीय भंडागार निगम की स्थापना 1887 में, जो कि गलत है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में। भारतीय खाद्य एफसीआई की स्थापना कौन सा सही नहीं है? पहला 57 में सही था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, ये भी एकदम सही बात है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1985 में, जो कि गलत बात है, 1965 में किया गया था। और इसका नाम 1985 में CACP किया गया था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ 1997 में किया गया, मतलब टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 1997 में किया, जो कि एकदम सही बात है। अगला है कि पनामा रोग से ग्रसित वाली फसल क्या है? तो पनामा रोग से ग्रसित करने वाली फसल केला है। पनामा रोग से ग्रसित होने वाली फसल केला है। यह फंगस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग से केले के पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां भूरे रंग की होकर गिरने लगती है, तना सड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु की फसल है रबी, जायद, खरीफ। इसको आप याद कर सकते हैं। इसका विकल्प संख्या सी सही है। फसलों के राजा आम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आम का वानस्पतिक नाम मैजिफेरा इंडिका आम का है तथा यह एनाकार्डियम कुल का पौधा है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? आम का वानस्पतिक नाम मैजिफेरा इंडिका है। यह एनाकार्डियेसी कुल का से संबंध रखता है, जो कि एकदम सही है। आम के वृक्ष में द्विलिंगी और एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ में होते हैं, एक ही वृक्ष में होते हैं, ये भी सही बात है। आम का पका हुआ फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत, ये भी सही है। अब उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये भी सही है। इसका मतलब इसका उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। इसका विकल्प संख्या डी सही है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश के राष्ट्रीय आय क्या होती है? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होती है? नहीं, नागरिकों द्वारा नहीं, कुल सेवाओं के मूल्य के बराबर नहीं होती। कुल उपभोग और निवेश के योग के बराबर होती नहीं। सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत आय के योग के बराबर नहीं। उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है, एकदम सही बात है। इस विकल्प संख्या डी सही है। प्रश्नगत विकल्पों में कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? ब्याज प्राप्ति शामिल किया जाता है,
कर प्राप्तियाँ शामिल किया जाता है, सरकारी विभागों सार्वजनिक लाभांश ये भी शामिल किया जाए, अल्प बचत ये नहीं शामिल किया जा सकता। इस प्रकार 93 को उत्तर डी हो गया। मुद्रास्फीति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार की। मुद्रास्फीति कर्जधारकों के लिए अनुकूल होती है, एकदम सही बात है। मुद्रास्फीति बांड धारकों के लिए प्रतिकूल होती है, ये भी सही बात है। इस प्रकार 94 की कथन संख्या सी 1 और 2 दोनों सही है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वह रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जा सकता है, विकल्प संख्या सी सही है। कृषि बीमा योजनाओं के संदर्भ में सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की फसल बीमा योजना 2016 बी का पहला किसमें है, केवल विकल्प संख्या 3 में है। इस प्रकार 96 का सी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, बीमा ग्राम योजना 2002 में, आम आदमी बीमा योजना 2007-8 में। ये रही कुछ बीमा से संबंधित योजनाएं। 1997 में क्या था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उत्पादक और स्रोत। अफीम जो है फल से प्राप्त किया जाता है। हींग जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है। रबड़ तना से प्राप्त किया जाता है। पुनैन छाल से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या बी सही होगा। 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है बताना है। सरसों की प्रजाति का नाम वरुणा है, सही बात है। मटर की प्रजाति का नाम सपना है, सही बात है। अलसी सूर्या है, अलसी नहीं, ये गलत है, अलसी सूर्या नहीं है, मतलब यही सही है। मूंगफली कौशल है, ये सही है। कौन सा गलत है, तो मतलब सी से विकल्प संख्या सी से सही, मतलब सही है। स्टैंड अप योजना का उद्देश्य बताइए। कि केवल महिला उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं। कि सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित, नहीं, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है, एकदम सही बात है। विकल्प संख्या सी सही होगा। साख पत्र दिया जाता है आयातकर्ता द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र एक भुगतान सुनिश्चित करने से संबंधित दस्तावेज है जो आयातकर्ता को के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कशन करेंगे, तो इसमें हमने 60 क्वेश्चन डिस्कशन किया है। यदि आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा तो पहले वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके पास ये पार्ट 2 आप देखिएगा, तभी आप पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से कवर कर पाए। जल्दी ही एक नए वीडियो के सामने पार्ट 3 के को लेके आएंगे, जो 100 से लेकर 140 मतलब 40 क्वेश्चन का होगा। धन्यवाद।